वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके के टॉप 500 क्वेश्चंस की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 21 से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर इससे पहले की वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज़ आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको लेखपाल की कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 21 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है। यहाँ पर 4 विकल्प है, धान, गेहूं, आलू और इसमें से कोई नहीं। तो तराई क्षेत्र के प्रमुख फसलों की बात करें तो तराई क्षेत्र के जो प्रमुख फसल है ना, जैसे धान है, धान सबसे ज़्यादा प्रमुख है, तो धान इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि तराई क्षेत्र होता क्या है। देखिए, तराई क्षेत्र ना अत्यंत अधिक उपजाऊ होता है, यहाँ की मिट्टी में नमी होती है, चावल मतलब धान सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं। नगदी फसलों की बात करें तो गन्ना, जो नगदी फसल होते हैं, गन्ना भी तराई क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पैदा होते हैं। तिलहन की बात करें कि तिलहन में क्या होता है, तो तिलहन के फसलों में सरसों। ये सब प्रश्न बन सकते हैं पेपर में, ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि तराई क्षेत्र का प्रमुख तिलहन फसल कौन सा है, तो सरसों है ना। और सब्जियों की बात करें तो जैसे लौकी हो गया, करेला है, ककड़ी है, खरबूज है, ये सब यहाँ पर तराई क्षेत्र में अत्यंत अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। और तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड है, नेपाल की सीमा से लगा हुआ जो क्षेत्र है वो इसमें आता है। प्रश्न संख्या 22 दिया गया, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सर्वाधिक मलिन बस्ती जनसंख्या वाला नगर। देखिए, मलिन बस्ती का तात्पर्य स्लम पॉपुलेशन, मतलब जो झोपड़पट्टी शब्द आपने सुना है वो कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा स्लम एरिया है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ना जितनी आबादी है उसकी आधी आबादी, लगभग आधी 42% के आसपास, आधे से थोड़ा सा कम, ये स्लम एरिया में रहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्लम एरिया भी इसको कहा जा सकता है कि भाई आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या वो स्लम में रहता है, झोपड़पट्टियों में रहता है। तो ऑप्शन है मेरठ। प्रश्न संख्या 23 दिया गया कि उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की ढाल कैसी है। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, जैसे उत्तर पश्चिम से ऐसे आएगा और ये दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया गया, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान में क्या अंतर आता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है और घटता बढ़ता रहता है। तो देखिए, समान रहता है ये तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होते, क्योंकि आप उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जा रहे हैं तो टेम्परेचर में परिवर्तन आएगा ही आएगा। अब घटता बढ़ता है या फिर घटता है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं। उत्तर से दक्षिण का मतलब साउथ में जा रहे हैं और सबको पता है कि साउथ में जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मी में उत्तर से दक्षिण की ओर जाइए या पूरब से पश्चिम की ओर जाइए, टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ से महसूस होगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 25 दिया गया कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होता है, तो ये गोरखपुर में होता है। और सबसे कम वर्षा की बात करें तो सबसे कम वर्षा होता है मथुरा में। तो ऑप्शन आपको मिल गया गोरखपुर और मथुरा। देखिए, गोरखपुर ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऐसे भी सर्वाधिक ही देख करके आप टिक कर लेते हैं क्योंकि गोरखपुर सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो यही इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 26 नंबर का दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार सभी वर्गों का औसत जोत का आकार कितना है। देखिए, सभी वर्ग मतलब जो
अलग अलग वर्ग हैं बनाए गए जोत के आधार पे। तो ये औसत कितना था, तो ये औसत यहाँ पर 4 विकल्प दिए, 1 हेक्टेयर, 0.56 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर और यहाँ पर दिया 0.76 हेक्टेयर। तो इसका सही उत्तर बनेगा 0.76 हेक्टेयर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 27 नंबर का दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला पॉइंट दिया है भातखंडे संगीत संस्थान, ये लखनऊ में है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। अब ये लखनऊ में अगर स्थान के बारे में पूछ लिया जाए तो इसका स्थान है कैसरबाग, ये भी याद रखिएगा, अगर कभी ज़्यादा डीप में प्रश्न आ जाएगा तो कैसरबाग लिखा हुआ आएगा। अच्छा, इसकी स्थापना किसने किया था, तो विष्णु नारायण भातखंडे। स्थापना की बात करें तो विष्णु नारायण भातखंडे, ये स्थापना किया गया था 1926 में। विष्णु नारायण भातखंडे ने 1926 में स्थापना किया था। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट कि राज्य ललित कला अकादमी प्रयागराज। देखिए राज्य ललित कला अकादमी प्रयागराज, ये प्रयागराज में है या फिर नहीं है, तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लखनऊ में, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि भाई यहाँ पे प्रयागराज लिखा आ रहा है। ये जो है राज्य ललित कला अकादमी ये लखनऊ में है, तो दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, दूसरे को सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक, इसके बाद तीसरा दिया है कि राज्य राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में, तो ये भी पॉइंट सही है, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में ये, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए पहला और तीसरा ये सही है, जबकि दूसरा क्या है, दूसरा गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 28 दिया, प्रसिद्ध भीतर गांव का मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ है। 4 विकल्प दिया है, झांसी, कानपुर, गाजीपुर और गोंडा। तो ये जो भीतर गांव मंदिर है ये कानपुर में, ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ये 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान निर्मित किया गया था। देखिए पहला पॉइंट क्या बन सकता है कि किस शताब्दी में निर्मित हुआ है, 5वीं शताब्दी में। किसके काल में निर्मित हुआ है, तो गुप्त काल में निर्मित हुआ है। प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है और ये पूरी तरीके से ईंटों से बना हुआ है ना, और ये अपनी अनूठी टेराकोटा, जो यहाँ पे टेराकोटा है इसके लिए जाना जाता है। टेराकोटा मतलब मिट्टी की कलाकृतियाँ होती है, ये बना हुआ है, ये जाना जाता है। अच्छा ये मंदिर है तो फिर संबंधित किससे, ये भी बन सकता है, तो भगवान विष्णु और भगवान शिव से संबंधित मंदिर है, दोनों से संबंधित है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ये कानपुर शहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य कला सरकी शैली से निर्मित है। देखिए सरकी शैली की अगर बात करें तो सरकी शैली का जो शुरुआत हुआ था ये 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास जौनपुर के सरकी शासकों द्वारा किया गया था। तो पहला पॉइंट की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो जौनपुर के जो सरकी शासक हैं इनके द्वारा शुरुआत किया गया था। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि इसमें कौन कौन से प्रमुख हुए, तो देखिए ये जो दिया है अटाला मस्जिद, और ये जौनपुर में, तो सीधी सी बात है कि ये इसमें आएगा। झंझरी व लाल दरवाजा ये भी सरकी शैली में निर्मित है। खालिस मुखलिस ये भी सरकी शैली में निर्मित है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से सभी या उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। सरकी शैली की विशेषता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें एक विशाल तोरण मिलते हैं, तोरण कहने का तात्पर्य है इसमें जितने भी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उसमें विशाल तोरण होता है, मतलब जो मस्जिदों का प्रवेश द्वार होता है वहाँ पर ऊंचे ऊंचे चौड़े आयताकार फ्रेम देखने के लिए मिलते हैं, है ना। और इसमें मीनारों का अभाव होता है, मतलब मीनार नहीं रहता है, जबकि सामान्यतः जो मीनार हुआ करते थे मस्जिदों में इसमें नहीं रहता है। तो ये कुछ इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि इसको सबसे अलग बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 230 है, दास्तान अमीर हमजा क्या है। दास्तान अमीर हमजा ये क्या है, इसके बारे में बताना। 1400 पैदल सैनिकों की सेना, 1400 घुड़सवारों की सेना, 1400 चित्रकारों का संग्रह और 1400 चित्रों का संग्रह। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, तो इसमें ये 1400 चित्रों का संग्रह दास्तान अमीर हमजा या फिर दास्तान अमीर हमजा के नाम से जाना जाता है। इसमें ना जो चित्र बनाए गए ये तमाम तरीके के, जैसे युद्ध हो गया, विजय है, प्रेम प्रसंग है, लौकिक घटनाएं हैं, तो इनका चित्र है। अच्छा कहीं कहीं ये 1200 चित्र भी दिया रहता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। दास्तान अमीर हमजा ये लिखने में वो है, कई जगह 1400 आता है, कई जगह 1200 होता है चित्रों का संग्रह। ये बनवाया किसके समय में गया था, अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो ये अकबर के समय में इसकी पेंटिंग हुई थी। तो साथियों ये आज की क्लास के 10 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है।
इस प्रकार के वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आपने यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई जैसे एग्ज़ाम को टारगेट किया है तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है, आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन करना है, या फिर आप चाहें तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।